Discuss about analysis and evolution by G. नरेंद्र बाबू अकॉर्डिंग टू बोइंग हसन एवोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि बोइंग हसन के हिसाब से एवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स क्या थे। यानी कि बोइंग हसन जो है वो काफ़ी हेनीमैन को फॉलो किया करते थे, यानी ग्रेट फॉलोवर ऑफ हेनीमैन। पर बोइंग हसन के हिसाब से टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है। जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं तो वो बहुत सारे सिम्टम्स बताते हैं, तो वो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिनके हिसाब से वो पूरा टोटल सिम्टम्स का टोटलिटी हो पाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोइंग हसन के हिसाब से एवोल्यूशन क्या है। तो बोइंग हसन फर्स्ट पॉइंट, द टोटलिटी रिप्रेजेंट ऑल द सम टोटल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द केस। यानी पूरे केस को वो सिम्टम्स जो है, पूरा टोटलिटी जो है वो हमें बताता है। ये पूरा टोटलिटी क्या है ये हम लोग नीचे और बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है और इन्होंने कहा है कि ये टोटलिटी के हिसाब से हम एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये डिससिमिलैरिटी है, यानी ये इंडिविजुअल कैरेक्टर और फीचर्स और सिम्टम्स ये सिर्फ इसी में पाए जा रहे हैं, दूसरे में नहीं पाए जा रहे। यानी इस के आधार पर हम लोग पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेम कंप्लेन होने के बावजूद भी। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि रेमेडी सिर्फ सिंगल इंडिकेटिंग सिम्टम्स के हिसाब से हम लोग नहीं चुनते, जबकि हम लोग उसका पूरा पिक्यूलियर नेचर पे भी जाते हैं और इंडिकेटेड रेमेडी हैज़ टू बी सेलेक्ट बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स टोटलिटी। यानी कि हम लोग जो है इंडिकेटेड रेमेडी, हमें रेमेडी का इंडिकेशन जो होता है ये कैसे होता है, ये पूरे टोटलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसके टोटल सिम्टम्स को समझते हैं, मेडिसिन को समझते हैं कि हाँ ये मैक्सिमम सिम्टम्स इस रेमेडी से मैच हो रही है। हसन evaluation is based on the his Latin criteria of 7 points। यानी कि बोइंग हसन यहाँ के इंडिया के तो थे नहीं, ठीक है, ये कहाँ के थे, जर्मन और बाहर की कंट्री के थे। तो ये ज़्यादातर ये लोग लैटिन वर्ड में यूज़ किया करते थे। तो इनके हिसाब से ऐसा 7 पॉइंट है कि जब हमारी क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो 7 ऐसा पॉइंट है जिनके हिसाब से वो पूरा सिम्टम्स का टोटलिटी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 पॉइंट है इसलिए इन्होंने लैटिन में हेक्सामीटर का यूज़ किया है, वर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, हेक्सा मतलब 7 और मीटर मतलब किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, है ना। तो इन्होंने बताया कि 7 ऐसे पॉइंट है जिनके हिसाब से हम लोग पेशेंट का टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कर सकते हैं। और इन्होंने अपने एसे में भी लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू ऑफ द सिम्टम्स, यानी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वैल्यू सिम्टम्स के। ठीक है, और बाद में इन्होंने अपने राइटिंग में भी इसको लिखा है। तो क्या है वो एग्जैक्टली 7 पॉइंट। ठीक है, पहला है क्विज, नेक्स्ट है क्विड, यूबिकस, ऑक्सिलस, कर, कोमोडो, क्वांडो। ठीक है, ये 7 पॉइंट है। इस 7 पॉइंट को हम लोग डिटेल में बात करते हैं। पहला है क्विज, यानी कि पेशेंट का पर्सनालिटी क्या है, वो उसका नाम क्या है ना। जब पेशेंट आता है हमारे क्लिनिक तो हम लोग पूछते हैं कि तुम्हारा इंडिविजुअल यानी कैसे उसकी क्या है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा एज कितना है, तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से अलग करती है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि उसके रिलेटेड पर्सनालिटी, उसके इंडिविजुअल के पूरे डिटेल चेक करते हैं हम लोग, किस इमोशंस का है, किस तरह का मेंटालिटी है ना। फिर हम लोग तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा इंडिकेट हो जाता है कि अच्छा ओके तो ये फीमेल है, इसका एज ये है, बच्चा है, बूढ़ा है, औरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वीन, नेचर ऑफ डिजीज़। फिर क्या है नेचर ऑफ डिजीज़, इट्स वेरी यूजफुल इन द थेरेपेटिक पर्पस। ओके, तो नेचर ऑफ डिजीज़ सबसे पहले कहते हैं क्या दिक्कत है आपको, है ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है आपको। तो ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बीमारी का नाम तो नहीं बताता, कभी कभी वो बीमारी डायरेक्टली बोल देता कि हाँ मुझे ये बीमारी है, पर उससे रिलेटेड सिम्टम्स हमें पूछना पड़ता है ना। या फिर कभी कभी वो सिर्फ सिम्टम्स बताता है कि हमें मुझे ये प्रॉब्लम है। तो ये फिजिशियन को होना चाहिए कि वो सिम्टम्स भी बताए तो भी हम लोग सेलेक्ट कर सके, और अगर कोई बीमारी भी बता रहा है तो उसके हिसाब से सिम्टम्स भी हम लोग पूछ करके उसका सिलेक्शन ऑफ
रेमेडी करने में हमें हेल्प मिल सकती है ना। नेक्स्ट है यूबिक यानी लोकेशन ऑफ द डिजीज़ अगर है तो उसका लोकेशन कहाँ है, आपको दर्द है तो आपको हाथ में है, किस लोकेशन पर है, ठीक है, ताकि हम नोटिस कर सकें कि वो लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, अपर साइड है, लोअर साइड है, यानी हमारे हिस्से के किस प्रोपोर्शन पर है, या हमारी बॉडी पूरी ही उस चीज़ से सफ़र कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है हमारा क्विबस ऑक्सिलस, है ना, यानी कनकॉमिटेंट सिम्टम्स, ठीक है। कनकॉमिटेंट सिम्टम्स मतलब एक के साथ एक मुफ्त, यानी आपको वो सिम्टम्स ज़्यादातर, यानी पहला सिम्टम्स जब भी आता है पर उसके साथ हमेशा वो दूसरा सिम्टम्स भी जुड़ा रहता है, ठीक है, यानी कि पहला इम्पोर्टेंस है, दूसरा उसके साथ आता है, यानी दूसरा का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, दूसरा तभी आता है जब पहला आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअलाइज करने में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं कनकॉमिटेंट सिम्टम्स भी जो है वो एक चीफ सिम्टम्स है, ये भी एक मेन सिम्टम्स है, और ये मेन सिम्टम्स को भी हेल्प कर रहा है, यानी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी को भी हेल्प करता है। बोइंग हिसन के हिसाब से ये सिम्टोमेटोलॉजी वर्ड का भी इन्होंने यूज़ किया है ताकि फिजिशियन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके कि फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड पर, यानी फिजियोलॉजिकल मतलब मुझे सिम्टम्स के हिसाब से जब पेशेंट बताते, और पैथोलॉजिकल मतलब कोई वर्ड बीमारी ही बता देते कि भाई मुझे थायराइड है, आप इसकी होम्योपैथिक दवा दे दो, या फिर कोई भी मुझे एग्जैक्टली ये बीमारी का नाम, क्योंकि हमारे होम्योपैथ में बीमारी के नाम से मेडिसिन नहीं आती है, बट उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। नेक्स्ट है कनकॉमिटेंट सिम्टम्स में भी को एग्जिस्ट विद द मेन सिम्टम्स, यानी कनकॉमिटेंट सिम्टम्स हमेशा कहीं ना कहीं दूसरे सिम्टम्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो तभी आता है जब पहला आता है, यानी मेन सिम्टम्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, ये हेनीमैन के हिसाब से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या पिक्यूलियर कैरेक्टर सिम्टम्स है जो कि इंडिविजुअलाइज करने में हमें हेल्प मिलते हैं। नेक्स्ट है कर का मतलब होता है क्यों, भाई तुम्हें ही क्यों हुआ, इस जगह पर ही क्यों हुआ, ठीक है, यानी कि काउज ऑफ डिजीज़ क्या हो सकता है। फाइंडिंग द काउज ऑफ डिजीज़ इज़ अ बेसिक टू एनी रैशनल सिस्टम फाइंडिंग द काउज ऑफ इज़ द बेसिक टू एनी रैशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि बीमारी किस वजह से हुई है। मेंटेनिंग काउज है या रिमूव पेशेंट लाइफ इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिस्क्राइब सिमिलम, ठीक है। मेंटेनिंग काउज और एक्साइटिंग काउज के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। मेंटेनिंग काउज वो होता है जैसे आपने दवा खाया पर डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना, बट स्टिल आप मेडिसिन के साथ ठंडा पानी पी रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेंटेन है, कुछ ऐसा चीज़ जो कि आपको आपकी बीमारी को मेंटेन रख रहा है। जाने अनजाने में हम लोग वो चीज़ ले लेते हैं, वो चीज़ खा लेते हैं या परहेज़ नहीं करते, तो ये भी एक मेंटेनिंग काउज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्साइटिंग काउज, है ना। एक्साइटिंग काउज लाइक आपका मेडिसिन से कम हो जा रहा था, पर 2-3 दिन आपको लगा कि अच्छा चलो ये चीज़ तो मुझे, अब तो मैं ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट डे फिर से आपने आइसक्रीम खा ली, तो कहीं ना कहीं ये फिर से एक्साइट हो गया, एक्साइटिंग काउज ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वो भी पता करना चाहिए कि डिज़ीज़ होने का कहीं ना कहीं कुछ मेंटेनिंग काउज या फिर एक्साइटिंग काउज वगैरह तो नहीं है जब हम किसी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं कोई डायनामिक काउज यानी कि फंडामेंटल यानी मियाज़्म तो नहीं है इसके पीछे, ठीक है। तो हम लोग वापस से पूरा रिकलेक्ट करते हैं उसके सिम्टम्स को, ताकि और फिर फाइनलाइज करते हैं कि ताकि हमारा सिमिलिमम रेमेडी का सिलेक्शन हो सके, और वो हमें इंडिकेट कर सके कि हाँ यही रेमेडी चलेगी। जैसे कि क्यूरेटिव प्रिस्क्रिप्शन कैन ऑल्सो मेड बाय द इंक्वायरी ऑफ द हिस्ट्री, एनी स्ट्रेन, इंजरी, ब्रूशेस, बर्न, exposure to cold, rain, emotional disappointment, suppression, treatment, etc.
मेडिसिन तो आपको काम करेगी, पर आप जब उसका हिस्ट्री लोगे तो वो और भी ज़्यादा आपको क्लियर पिक्चर आएगा कि कहीं आपको कभी इंजरी तो नहीं थी, आपको कहीं कभी बर्न तो नहीं हुआ था, या फिर आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट वगैरह तो नहीं है, कोई चीज़ कभी पहले कभी सप्रेस वगैरह तो नहीं हुई थी आपको। तो ये भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जिसको पूछताछ करके हम और भी बेहतर मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं। 6th पॉइंट है कोमोडो, यानी मॉडिफाई फैक्टर, है ना। अगर हम डीप में बात करें सिम्टम्स की, जो कि रिवील करता है कि एक्चुअली पर्टिकुलर सिम्टम्स कब एग्रावेट हो रहे हैं और कब एमिलियोरेट हो रहे हैं, ना। पेशेंट कह रहा है मुझे सिर्फ ठंडा से आराम मिल रहा है, या मेरा तकलीफ़ ठंडा से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ हमारी बीमारी बढ़ जाती है तो इसको हम लोग एग्रावेशन कहते हैं। और जब हमें बेहतर महसूस होता है, यानी बेटर महसूस होता है, जैसे गर्म पानी से सीखना, शाम होते होते मुझे अच्छा लग, बंद रूम में सफोकेशन हो, ये सब कहीं ना कहीं क्या क्या चीज़ें आपको आपकी तकलीफ़ को बढ़ा रहा है, आपकी परेशानी को बढ़ा रहा है, और क्या क्या चीज़ें जिससे आपके मतलब आपकी सिम्टम्स में आपको बेहतर महसूस करा रहा है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है इंडिविजुअलाइज करता है कि एक पेशेंट, दो पेशेंट सेम सिम्टम्स होने के बावजूद भी, वो सेम सफ़रर होने के बावजूद भी, ये भी कहीं ना कहीं हमें इंडिविजुअलाइज कराता है। भी कहीं ना कहीं फैक्टर है जो कि एक पेशेंट सेम पैथोलॉजिकल कंडीशन होने के बावजूद भी हम एक पेशेंट और दूसरे पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। दिस मॉडिफाई फैक्टर कैन बी, ये फैक्टर कुछ भी हो सकता है, चाहे तो इन्वायरमेंटल हो सकता है कि मुझे ठंडा अच्छा लगता है, मुझे गर्मी अच्छी लगती है, मुझे शाम अच्छा लगता है, मुझे रात होने पर अच्छा लगता, या मेरी तकलीफ़ रात में बढ़, है ना। कुछ भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है। नेक्स्ट इमोशनल हो सकता है कि मुझे हंसने से अच्छा लगता है, मुझे गाना सुनने से अच्छा लगता है, या मुझे बातचीत करने से आराम मिलता है, मुझे अकेलेपन से डर लगता है, या कुछ भी, कुछ भी। पर्सनल हो सकता है, पोजीशनल हो सकता है कि मुझे लेफ़्ट साइड लेटने पे ही आराम मिल रहा है, राइट साइड लेटने पे तकलीफ़ बढ़ रही है, चलती फिरती हूँ तो आराम हो जाता है, फिर रेस्ट करती हूँ तो वो बढ़ जाता है ना। फिज़िकल इन नेचर, कई मॉडलिटीज़ भी हमारे सिम्टम्स को कंप्लीट करने में हेल्प करती है, यानी इतना सारा रीज़न हो सकता है, इतना सारा सवाल जवाब करने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं कंक्लूजन तक पहुंचने में हेल्प करता है। और एक और है, वो है कॉन्डो, यानी मॉडलिटीज़ एट द सेम टाइम्स अपीयरेंस ऑफ द एग्रावेशन एंड एमुलरेशन। हर बार मुझे रेनी सीज़न आने पे तकलीफ़ बढ़ जाती, और ओवरऑल मैं हर मंथ ठीक रहती हूँ, या मुझे सिर्फ हर फ्राइडे को बढ़ जाता है, या फिर हर कुछ देर के बाद इसका फिर से इंटरवल होना, चाहे वो इंटरवल शॉर्ट टाइम का हो या लॉन्ग इंटरवल हो, या फिर वो मंथली हो, वीकली हो, आपका साल में ही हो, ठीक है। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कंप्लेन, या सीजनल रिलेटेड कि मुझे सिर्फ बरसात में ये प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बढ़ जाता है, बाकी महीने में मैं ठीक रहती हूँ। द सिम्टम्स दैट ऑकर इन अ पर्टिकुलर डे और आवर ऑफ द डे, ओके। या तो मुझे सिर्फ दिन में ही तकलीफ़ होती है, रात में मैं ठीक हो जाती हूँ, या मेरी तकलीफ़ जो है रात के 12-1 बजे बढ़ जाती है और ओवरऑल दिन उनमें मैं ठीक रहती हूँ। यानी कब आपका एग्रावेशन हो रहा है और कब आपका एमुलरेशन हो रहा है, ये सब भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रैंड जनरलाइजेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोइंग हसन ने इसको ग्रैंड जनरलाइजेशन भी कहा है, यानी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स या डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉग को आप ग्रैंड जनरलाइजेशन भी कह सकते हो, ठीक है। बोइंग हसन के हिसाब से first point, a remedy that has produced any symptoms in the location is capable of curing any other symptoms in that location। अगर कोई इंसान बहुत ठीक ठाक है ना, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो किस पर प्रूफ होती है, इंसान पे, कौन से इंसान पे, हेल्दी इंसान पे, है ना। अगर आप मान दो कि आप कोई पत्ता वगैरह खा रहे हो, तो एक टाइम के बाद वो पत्ता ऐसी कोई चीज़ मेडिसिन जो है आप खा रहे हो, तो एक टाइम खाते खाते वो चीज़ का सिम्टम्स आपको दिखने लगेगा, है ना। फिर आप वो मेडिसिन बंद कर दो, फिर वो मेडिसिन
का सिम्टम्स जो है वो ऑटोमेटिक से ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ यानी अगर कोई चीज़ यानी अगर कोई मेडिसिन, अगर कोई रेमेडी जो है सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है, अगर किसी बॉडी के किसी हिस्से में सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है, तो वही मेडिसिन दूसरे बीमार इंसान को अगर वही सिम्टम्स देखने को मिल रहा है और उसी लोकेशन वैसे ही सेंसेशन देखने को मिल रहा है, तो वो वही मेडिसिन वो बीमार इंसान को ठीक करने में भी काम आती है ना। तो बोइंग हसन ने ये फर्स्ट लाइन कहा। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा, इफ़ अ रेमेडी हैज़ प्रोड्यूस पर्टिकुलर एलिमेंट सेंसेशन इन वन पार्ट एंड इट कैन प्रोड्यूस एंड क्योर दैट सेम एलिमेंट सेंसेशन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, वही बात है कि अगर कोई रेमेडी जो है किसी पर्टिकुलर जगह पर वैसे ही सेंसेशन का अगर काम कर रही है और अगर किसी दूसरे इंसान को वैसे ही जगह पर और वैसे ही सेंसेशन हो रहा है, तो वो मेडिसिन अगर वो मेडिसिन बीमारी पैदा करने की क्षमता रखती है, तो वही मेडिसिन बीमारी को ख़त्म करने की भी क्षमता रखती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब peculiar modalities with any sensation will be characteristics modalities of that remedy anywhere in any patient for any other symptoms element। यानी कि अगर कोई हम एक मेडिसिन लिए, एक हेल्दी इंसान लिया, तो जो सिम्टम्स उस हेल्दी इंसान में मेडिसिन खाने के बाद देखने को मिल रहा है, फिर अगर किसी सेकेंड पर्सन जो कि वाकई बीमार है और उसको भी ऐसे ही सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, ये मेडिसिन उस पर भी काम करेगी। ठीक है। दिस इज समराइज एज बोइंग हसन डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉग और डिक्टम। इन्होंने ये बोइंग हसन के हिसाब से ये डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉग या डिक्टम या ग्रैंड जनरलाइजेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने एक लाइन कहा, व्हाट इज़ ट्रू ऑफ द पार्ट इज़ ट्रू फॉर द होल। अगर लाइक बर्निंग, हाथ में बर्निंग हो रहा है, तो वो पूरे किसी पार्ट में अगर कोई चीज़ सच में है, तो वो पूरे के पूरे इंसान में वो चीज़ देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। अगर आपको हाथ में जलन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी में भी आपको बर्निंग सेंसेशन होगा। ठीक है। अगर कोई कहीं ना कहीं आपको लेफ़्ट हैंड में दर्द है, या फिर दर्द जो है वो ठंडा पानी से सेकने से आराम मिल रहा है, तो आपको पूरी बॉडी में ठंडे पानी कभी भी मतलब प्रॉब्लम हो, तो वो ठंडे पानी सेकने से आराम मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। मतलब इन्होंने ऐसा कहा, यानी कि इन्होंने पूरे इंटायर मटेरिया मेडिका को कम करने की कोशिश की, इसकी गहराई को कम करने की कोशिश किया। ठीक है। ठीक है। तो इनके हिसाब से इन्होंने ये बता करके पूरे मटेरिया मेडिका को एक रिड्यूस करने की कोशिश की है, यानी लोकेशन, सेंसेशन और मॉडलिटीज़ के हिसाब से। तो इसे हम लोग बोइंग हसन का ग्रैंड जनरलाइजेशन कहते हैं। लेकिन वही डॉक्टर हियरिंग और डॉक्टर केंट ने इनकी कड़ी आलोचना की है बोइंग हसन की, कि ये मटेरिया मेडिका इतना आसान भी नहीं है, इसकी गहराई बहुत है, इसको आप इतना आसान और इतने कम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। ठीक है। इसको इतना सिंप्लीफाई हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर हियरिंग और डॉक्टर केंट ने इन्हें ये इनका ग्रैंड जनरलाइजेशन करना अच्छा नहीं लगा। ग्रैंड जनरलाइजेशन ये जो है कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ कुछ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के एग्जाम्पल से, जैसे कि एग्जाम्पल, आर्सेनिक एल्बम पेशेंट इज general is ameliorated by hot applications except the headache which is ameliorated by cold applications। यानी आर्सेनिक का जो पेशेंट है इसे आराम मिलता है कुछ हॉट एप्लीकेशन से, यानी गर्म सेकने से इसे आराम मिलता है, लेकिन हेडेक में इसे ठंडा सेकने से आराम मिलता है। जबकि ऊपर इन्होंने कहा कि जैसा एक बॉडी पार्ट में सफ़र होगा वैसे ही पूरे होल बॉडी पार्ट में सफ़र होगा, है ना। व्हाट इज़ ट्रू फॉर द पार्ट इज़ ट्रू फॉर द होल। कहीं ना कहीं ये तो गलत हो गया कि आर्सेनिक के पेशेंट जो है उसे अगर पूरे बॉडी में
गरम सेकने से आराम मिल रहा है, तो वहीं उनका हेडेक जो है वो ठंडा सेकने से आराम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साबित गलत हुआ। नेक्स्ट, जैसे फॉस्फोरस पेशेंट, इनका एग्रावेशन बाय कोल्ड, इन्हें सारी चीज़ें जितनी भी बीमारी है वो ठंडा से बढ़ जाता है, पर इनका गैस्ट्रिक एलिमेंट आर एमेलियोरेटेड बाय कोल्ड, यानी पर इनका गैस्ट्रिक कंप्लेन जो है वो ठंडा खाने से या ठंडे चीज़ों से सेकने से, मतलब ठंड से आराम मिलता है, चाहे वो ठंड का सीज़न हो, चाहे वो ठंडा खाने से हो या ठंडा सेकने से हो, तो इन्हें आराम मिलता है। यानी पूरे होल बॉडी में ठंडा से एग्रेवेशन हो रहा है, सिर्फ गैस्ट्रिक से रिलेटेड कंप्लेन जो है वो उन्हें ठंडा से आराम मिल रहा है। इफ़ वी निगलेक्टेड सच माइन्यूट एक्सेप्शनल केस, अगर आप ये छोटे छोटे एक्सेप्शनल केस को निगलेक्ट करोगे, ठीक है, तभी आप कह सकते हो कि नहीं, बोइंग हसन ने जो सिंप्लीफाई किया था वो ठीक ठाक था, यानी एक साइंटिफिक मैनर के हिसाब से इन्होंने सिंप्लीफाई किया। पर क्योंकि होम्योपैथिक बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाए, यानी उसकी गहराई को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ कनकॉमिडेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कनकॉमिडेंट वही था, यानी एक मेन सिम्टम्स है, एक चीफ सिम्टम्स है जो एक वक्त पर आता है, पर वो अकेले नहीं आता है ना, वो अपने साथ हमेशा एक और सिम्टम्स को लेके आता है। वो सिम्टम्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि जब भी एक पहला सिम्टम्स आएगा तभी दूसरा आएगा, दूसरा कभी अकेले नहीं आता, दूसरा तभी आएगा जब पहला आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है हमें इंडिविजुअलाइज करने में पेशेंट को काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट है बोइंग हसन व्यूज़ ऑन अ मेंटल सिम्टम्स एंड इंटेलेक्ट, यानी बोइंग हसन को ये रियलाइज़ हो गया, को ये अंदाज़ा हो चुका था कि किसी भी मेंटली सिम्टम्स, किसी भी पेशेंट के मेंटली सिम्टम्स के हिसाब से ये चीज़ को यानी मटीरिया मेडिका और सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का काफ़ी मुश्किल है, पर ये कहीं ना कहीं मानते भी हैं कि ये भी हेल्प करता है इंडिविजुअलाइज द पेशेंट को। और इन्होंने फाइनली कहा कि मेंटल सिम्टम्स को साथ लेते हुए जज करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हमें गाइड करता है पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने में। और इन्होंने कहा कि मटीरिया मेडिका ही है वो फाइनल कोड जो हमें सेलेक्शन ऑफ सिम्टम्स रेमेडी करने में हेल्प करती है। करें गर्थ बोरिक मेथड ऑफ इवोल्यूशन के, तो इनके हिसाब से दो मेजर हेडिंग इन्होंने भी बताया। पहला था बेसिक और एब्सोल्यूट सिम्टम्स, दूसरा था डिटरमेटिव सिम्टम्स। बेसिक और एब्सोल्यूट सिम्टम्स वो हैं जो हर कहीं ना कहीं आपको देखने को बहुत आसानी से दिख जाता है, कहीं ना कहीं आप डायग्नोसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंस और लिटिल वैल्यू भी रखता है कि आप रेमेडी को सिलेक्शन करने में, जैसे कि एग्जाम्पल एनोरेक्सिया, वीकनेस, फीवर, ठीक है, एक्सेट्रा। डिटरमेटिव सिम्टम्स आर इंडिविजुअल पर्सनल कैरेक्टर, यानी ये पर्सनल कैरेक्टर को हेल्प करता है पकड़ने में और उसे गाइड सिम्टम्स ऑफ ड्रग पर्सनालिटी, और ये हमें कहीं ना कहीं ये सारे सिम्टम्स हमें गाइड करते हैं कि ज़्यादा मैक्सिमम सिमिलर कौन से ड्रग पर्सनालिटी से इस इंसान का सिम्टम्स मैच हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी हमें हेल्प करता है इंडिविजुअलाइज पेशेंट करने में, और एक होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन हेल्प करता है होम्योपैथिक फिजिशियन को प्रिस्क्राइब करने में, जैसे कि एग्जांपल उसका मेंटल सिम्टम्स, उसके क्या क्या मॉडलिटीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ रेयर है या पिक्यूलियर सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम लोग फाइनली सेलेक्ट करते हैं अपना सिमिलर मेडिसिन।